Hello everyone, welcome to my channel. So in the last video we see the introduction to the Indian Contract Act. Next आज हम वहीं से continue कर रहे हैं 1.1 What is a contract? The term contract is defined under section 2 subsection H of the Indian Contract Act 1872 as an agreement enforceable by law. जो contract की definition है वो दी गई है section 2 subsection H में. Contract is an agreement which is enforceable by law. The contract consists of two essential elements, an agreement and enforceability by law. तो contract के definition में दो important parts आते हैं, agreement और enforceability by law. So इन दोनों ही terms को हम अच्छे से समझते हैं कि एक agreement क्या होता है और कब वो agreement एक law के द्वारा enforceable होता है. The term agreement given in section 2 subsection E of the Act is defined as every promise and every set of promise forming the consideration for each other. Agreement इसकी definition हमें section 2 subsection E में दी गई है. Agreement का मतलब होता है कोई भी promise या set of promise, कोई एक promise या उससे ज़्यादा promise जो कि दोनों parties के लिए एक consideration बन जाते हैं. Like for example, अगर कोई A बंदा है और वो B को किसी और चीज के लिए कंसिडरेशन देता है, प्रॉमिस करता है कि वो उसे अपनी कार देगा और बी कहता है कि वो उसे पैसे देगा, तो कार और पैसा इन दोनों ने प्रॉमिस करा है कुछ ना कुछ देने के लिए, तो ये एक एग्रीमेंट होता है और दोनों को ही कुछ ना कुछ मिल रहा है. सो दिस इज एन एग्रीमेंट. टू हैव एन इनसाइट इनटू द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉमिस. सो एग्रीमेंट की डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉमिस क्या होता है, क्योंकि एग्रीमेंट हर एक प्रॉमिस और हर एक सेट ऑफ प्रॉमिस को हम एग्रीमेंट बोलते हैं. तो एग्रीमेंट को समझने के लिए हमें ये समझना भी इंपॉर्टेंट है कि एक प्रॉमिस क्या होता है. सेक्शन 2 सबसेक्शन बी डिफाइंस प्रॉमिस एज व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटो द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. जब किसी पर्सन को हम प्रपोजल देते हैं और वो अपनी असेंट दे देता है, यानी कि अपनी हामी भर देता है, तो वो प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है. ठीक है, और उसी एक्सेप्टेड प्रपोजल को हम प्रॉमिस बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें अपनी कार दूंगा 50,000 के लिए. उसने कहा ठीक है, यानी कि उसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया. तो अब वो एक प्रपोजल ना बनके वो एक प्रॉमिस बन गया है, और जब वो प्रॉमिस ए भी एक्सेप्ट कर लेगा तो वो उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाएगा, क्योंकि उस एग्रीमेंट में दोनों के लिए ही कुछ ना कुछ कंसिडरेशन है. द फॉलोइंग पॉइंट्स एमर्ज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन. When the person to whom the proposal is made, कोई एक पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया है, किसमें दिया गया था, हमारे एग्जाम्पल में बी को प्रपोजल दिया गया था, signifies his assent on that proposal. तो जो प्रपोजल दिया गया था बी को ए के द्वारा कि वो अपनी कार बेचेगा 50,000 के लिए, उसने उसके लिए अपनी हामी भर दी है. signifies his assent which is made to him. The proposal become accepted. वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है और एक्सेप्टेड प्रपोजल को ही हम प्रॉमिस बोलते हैं. Thus we say that an agreement is the result of the proposal made by one party to the other party, and that other party gives his acceptance thereto, of course, for mutual consideration. ठीक है, तो एग्रीमेंट एक रिजल्ट है प्रपोजल का जो दोनों पार्टीज एक दूसरे को देते हैं और जिसमें दोनों के लिए एक म्यूचुअल कंसिडरेशन होती है. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. एग्रीमेंट में हमारे सबसे पहले एक प्रपोजल होता है, ऑफर, जो कि एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट जब एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ पे हो जाता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. ओके, सो कोई भी प्रपोजल हमने किसी को दिया, उसने अपनी हामी भर दी तो वो एक्सेप्ट हो गया, और उस एक्सेप्टेड प्रपोजल को हम एग्रीमेंट बोलेंगे. और वो एग्रीमेंट अगर लॉ कह रहा है कि एग्रीमेंट आपका बिल्कुल ठीक है तो वो एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. So, moving forward, enforceability by law. An agreement to become a contract must give rise to a legal obligation, which means a duly enforceable by law. Thus, from above definition, it can be concluded that contract is equals to accepted proposal agreement plus enforceability by law.
एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ ये कहती है कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब उसमें एक लीगल ऑब्लिगेशन होगी दोनों पार्टीज के लिए। अगर एक बी से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दूंगा 50,000 के लिए और बी अपनी हामी भर देता है, तो दोनों के लिए अब लीगल ऑब्लिगेशन है कि अगर बी ने उसे 50,000 रुपए दिए तो ए फिर उसे मना नहीं कर सकता गाड़ी देने से। तो दोनों की ही एक लीगल ऑब्लिगेशन हो जाती है, और अगर बी को पहले गाड़ी मिल गई तो वो पैसे देने से फिर मना नहीं कर सकता। तो एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ यानी कि दोनों की एक लीगल ऑब्लिगेशन हो जाती है, जो अगर वो फुलफिल ना करे तो वो उसे कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाकर उससे वो फुलफिल करवा सकते हैं। सो इस डेफिनेशन से हमें क्लियर हो गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। सबसे पहले एक प्रपोजल है जो कि एक्सेप्ट होता है, उस एक्सेप्टेड प्रपोजल को ही हम एग्रीमेंट बोलते हैं, और जब वो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल हो जाता है उसे हम एक कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। On elaborating the above two concepts, it is obvious that contract comprises of an agreement which is a promise or set of reciprocal promises, that a promise is the acceptance of a proposal giving rise to a binding contract. तो ये वही है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। Further, section 2 subsection H requires an agreement capable of being enforceable by law is called a contract. Where parties have made a binding contract, they create right and obligation between themselves. ठीक है, जब पार्टीज अपने आप में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बना लेती हैं अपने किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो अपने लिए ही राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर लेती हैं। लाइक राइट ए का राइट क्या था कि अगर वो उसे कार देगा तो उसका राइट है बी से पैसा लेना, और ए की ऑब्लिगेशन क्या थी कि उसे वो गाड़ी देनी थी। सिमिलरली अगर बी का राइट ये है कि वो पैसे देके गाड़ी ले सकता है, वो उसका राइट है, और उसकी ऑब्लिगेशन क्या है कि उसे वो पैसे देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल 1, A agrees with B to sell car for 2 lakhs to B. A ने B से कहा कि वो उसे अपनी गाड़ी देगा 2 लाख रुपए में। Here A is under an obligation to give car to B and B has the right to receive the car on payment of 2 lakhs, and also B is under the obligation to pay 2 lakhs to A and A has a right to receive the 2 lakh. तो इसमें दोनों ही पार्टी के राइट और ऑब्लिगेशन की बात की गई है, जो अभी हमने एक 50,000 की कार के एग्जाम्पल से समझा है। सो ये एक सिमिलर एग्जाम्पल है जो अभी हम ऊपर से पढ़कर आ रहे हैं। फादर promises his son to pay him pocket allowance ₹500 every month, but he refuses to pay later. The son cannot recover the same in court of law as this is a social agreement. This is not created with an intention to create legal relationship and hence it is not a contract. अब जो फादर हैं वो अपने बेटे से ये कहते हैं कि वो उसे हर महीने 500 रुपए देंगे एज अ मंथली अलाउंस या पॉकेट अलाउंस, ठीक है, लेकिन बाद में वो उसे देने से मना कर देते हैं। तो अब उनका जो बेटा है वो उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाकर उन पर जबरदस्ती 500 रुपए देने के लिए कोई चार्ज इशू नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट है, इसमें कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुई थी। तो सोशल एग्रीमेंट्स जो हैं वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में नहीं आते हैं। सोशल एग्रीमेंट अगर आपको फादर और सन, अगर जो सन है वो अपने पापा से ये लिखित में ले लेता कि आप मुझे हर महीने 500 रुपए देंगे, और उस पेपर पर वो कोर्ट के स्टैंप ले आता, तो वो उनके बीच में एक लीगल रिलेशनशिप हो जाती, और तब अगर उसके फादर पैसे देने से मना करते तो वो अपने पापा से पैसे ले सकता था। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने सिर्फ मेरे लिए कहा है कि वो उसे 500 रुपए देंगे, और कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है लिखित में जो कि कोर्ट अप्रूव करे। तो ये एक सोशल एग्रीमेंट है, इसमें कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। So law of contract deals with only such legal obligation which has resulted from agreement. Such obligation must be contractual in nature. However, some obligations are outside the purview of law of contract. Example 3. An obligation to maintain wife and children, an order of the court of law, etc. These are status obligations and so out of the scope of the Contract Act. So law of contract सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर लागू होता है जिन पर लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो कि एग्रीमेंट से रिजल्ट होते हैं। अगर आप वर्ड ऑफ माउथ से बोल देते हैं तो वो एक सोशल एग्रीमेंट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी किसी दोस्त को घर पे बुलाती हूँ और वो मना कर देती है, तो मैं उसे फिर कोर्ट में ले जाकर उस पर चार्ज नहीं लगवा सकती, क्योंकि ये एक सिंपली एक सोशल एग्रीमेंट था। उसने हाँ बोला लेकिन बाद में मना कर दिया, ठीक है। अगर वो लिख कर देती कि वो लिख कर आएगी और उस पर स्टैम्प करवाती कोर्ट का, तो वो एक लीगल एग्रीमेंट बन जाता, और अगर वो तब नहीं आती तो मैं कोर्ट में उसे ले जा सकती थी। बट सिंपल जो हमारे सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पर्व्यू में नहीं आते हैं। सिमिलरली लाइक ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन, ठीक है, अपनी बीवी का और अपने बच्चों का ध्यान रखना,
कोर्ट ऑफ लॉ के ऑर्डर का पालन करना, ये हमारे स्टेट ऑफ ऑब्लिगेशन से आते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप से बाहर है। द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो अब आप डिफरेंस समझने में ये इतने माहिर हैं कि आप एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है ये आपको अच्छे से अब समझ आ जाएगा। एग्रीमेंट कैसे बनता है, प्रॉमिस जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे हम एग्रीमेंट बोलते हैं, और जब वो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल हो जाता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है उसे हम एग्रीमेंट बोलते हैं, और एग्रीमेंट जब वो लीगली एनफोर्सिबल हो जाता है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये स्टेजेस होते हैं। स्कोप, एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है जिसमें लीगल और सोशल एग्रीमेंट भी आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक नैरो टर्म है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो फादर और सन वाला एग्जाम्पल था वो एक सोशल एग्रीमेंट था, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं हमारे, सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं। तो एग्रीमेंट में हमारे लीगल एग्रीमेंट्स भी आते हैं और सोशल एग्रीमेंट्स भी आते हैं। लीगल एग्रीमेंट इन द सेंस कुछ ऐसे लीगल एग्रीमेंट्स जो ठीक है बट लॉ उनकी इजाजत नहीं देता है। ठीक है, तो लीगल एग्रीमेंट्स भी होते हैं, सोशल एग्रीमेंट्स भी होते हैं, लेकिन हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। तो एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट एक नैरो सेंस की टर्म है। इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टीज, नेसेसरली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना जरूरी नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट में नेसेसरली एक लीगल ऑब्लिगेशन है क्योंकि वो लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसपे एक क्वेश्चन भी आता है कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। अगर एग्रीमेंट को लॉ एनफोर्स ना करे, यानी कि आज मैं अपने किसी दोस्त के साथ एग्रीमेंट कर लेती हूँ कि हम रोज एक घर में चोरी करेंगे, तो वो एक एग्रीमेंट है, बट लॉ हमें उसकी इजाजत नहीं देगा, तो वो सिर्फ एक एग्रीमेंट रह जाएगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बट अगर मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ कि हम एक आज से अपना एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो वो एक लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना बीच में एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा कि हम क्या बिजनेस करेंगे, कैसे कैसे वो सब करेंगे, और बाद में उसे लॉ से एनफोर्सिबल कराएंगे। तो एग्रीमेंट को जब लीगल एनफोर्सिबिलिटी मिल जाएगी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा जो आज हमने इस सेक्शन में पढ़ा। नेक्स्ट इन द अपकमिंग वीडियो we will be considering the 1.2 unit, which is considered as essentials of a valid contract. Thank you for watching this video.